जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मरियम नवाज साहबा ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन ली, अब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए भी खातून की तरह पुलिस एहलकार से, बल्कि सिक्योरिटी एहलकार से लड़ पड़े। तो वो मंजर जो आपने मोटरवे पे देखा था, उससे मिलता जुलता एक दूसरा मंजर कौमी असम्बली की इमारत के सामने भी पेश आया। ये कौन साहब है और क्यों लड़ रहे थे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के ऊपर एक नई पाबंदी लगा दी गई और इस नई पाबंदी के अब टेलीविजन चैनल्स और जर्नलिस्ट भी पाबंद होंगे। ये पाबंदी क्या है, ये भी इसी व्लॉग में बताई जाएगी। और इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस भी खुल रहा है और उस केस के अंदर भी अनकरीब इनको सजा हो जाएगी। यानी अगर ये तोशा खाना से बच गए हैं और उसके बाद साइफर केस से बच रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड को भी अगर इस केस को भी अगर हाई कोर्ट उड़ा देती है, तो फिर एक नया केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब को मुसलसल जेल के अंदर रखा जा सकेगा। वो केस कौन सा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई के अंदर 11 अरब डॉलर की है। 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने दुबई के अंदर खरीद रखी है। ये कौन से पाकिस्तानी है, ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने उन 20 मुल्कों का डाटा पब्लिक के साथ शेयर किया जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रखी है। और ये 2020 का ज़ाहिर सर्वे है, 2020 के फिगर्स हैं और इन फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर आते हैं दुबई में प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले लोगों में। तो इस वक्त पाकिस्तानियों की वहाँ पे 10.6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के लोग हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 14.7 बिलियन डॉलर्स की हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इंडियन ने ख़रीद रखी हैं दुबई के अंदर। और जो उनके जो असासे हैं वहाँ पे 29.8 बिलियन डॉलर है। तो अब आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखिए, फिर यूके की इकॉनमी देखिए और फिर आप इंडिया की इकॉनमी देखिए। और इस तरह अगर देखा जाए तो ये पूरा एक ग्राफ है जो आपके सामने इस वक्त नज़र भी आ रहा है। और इसमें पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर हैं, फिर उसके बाद यूके के लोग हैं, फिर उसके बाद इंडियन लोग हैं। यानी पाकिस्तानी उसमें 18वें नंबर पे आते हैं, यूके के लोग जो 19वें नंबर पे आते हैं और जो इंडियन है वो 20वें नंबर पर आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक मुल्क, और वो भी छोटा था आइलैंड टाइप एक मुल्क है, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने 10.6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद रखी है। और ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तानी सरमायाकार जिसके पास पैसा है वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, इसलिए वो पाकिस्तान से बाहर रहना चाहता है। मैं बेशुमार ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूं जिनके बिजनेस कराची में है और लेकिन वो रहते दुबई के अंदर है। वो सुबह दुबई की फ़्लाइट से कराची आते हैं, सारा दिन कराची काम करते हैं और फिर शाम के वक्त वो वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने पूरे महीने की फ़्लाइट्स बुक कर रखी होती हैं और वो अपनी फैमिली को यहाँ नहीं रख रहे। फैमिली उनकी दुबई में, बच्चे उनके दुबई में पढ़ रहे हैं और साथ साथ उनके बैंक अकाउंट्स भी वहाँ पे हैं और वो बाहर से ट्रेड भी कर रहे हैं दुबई के अंदर, ताकि जो डॉलर्स हैं, जो पाउंड्स हैं, जो यूरोज़ हैं, वो दुबई के बैंकों के अंदर पार्क हों और वो पाकिस्तान के अंदर पाक रुपीज़ के मुताबिक काम करते रहें। और अगर फ़र्ज़ करें उन्हें पाकिस्तान में पैसों की ज़रूरत भी होती है तो वहाँ से वो बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं पाकिस्तान में, जो ज़ाहिर टैक्स फ्री हो जाती है। तो इन सब के असासे वहाँ पे, इनके प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे, इनके बैंक अकाउंट्स वहाँ पे और इनके बच्चे और इनकी फैमिली वहाँ पे, और ज़ाहिर बड़े एक ज़बरदस्त किस्म की 5 स्टार लाइफ को वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन काम वो पाकिस्तान के अंदर करते हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, जिनकी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर क्यों रह रहे हैं? उसकी सिंपल सी वजह है कि यहाँ पे जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब आप सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे, जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे और अगर वो स्कूल चले गए तो वापसी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी के, उनको अगवा करने के, उनको गायब करने के वाक़यात भी होंगे। फिर यहाँ पे आपको भत्ते भी देने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको तावान भी अदा करने पड़ेंगे। तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा जो पाकिस्तान के अंदर रहेगा? फिर मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है, आज अगर वो 100 पे है तो कल वो 3 पे चली जाएगी। तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो ज़ाहिर कोई भी बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर इसके साथ साथ जो डॉलर के अंदर फ्लक्चुएशन है, जो यूरोज़ के अंदर फ्लक्चुएशन है, जो सोने की कीमत के अंदर फ्लक्चुएशन है, वो भी आपके सामने। फिर यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हो जाते हैं।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने बिजनेसमैनों को मजबूर कर रखा है कि वो पाकिस्तान के करीब तरीन किसी मुल्क के अंदर रहें, ताकि अगर उन्हें पाकिस्तान आना पड़े तो बड़ी छोटी फ्लाइट के ज़रिए वो पाकिस्तान आ जाएं। अब लोग बाकू के अंदर यानी अज़रबैजान के अंदर ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़्लाइट बड़ी छोटी है, आप वहाँ से चलते हैं यहाँ आ जाते हैं। ईरान के अंदर पाकिस्तानी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि ईरान के अंदर इक्तिसादी पाबंदियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सरमाया आपका सेफ़ है। और फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान हफ्ते के अंदर एक बार फ़्लाइट आती है लाहौर में, और 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो लोगों को सूट करता है। इसी तरह ताशकंद जो है उसका जिक्र चौधरी साहब ने किया अपनी ट्वीट में। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुल्क है, बड़ा पीसफुल है, बड़े खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और वहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी तो उसके अंदर इजाफा होता जाता है। अब ज़रा यूरोप, अमेरिका, कनाडा तो आप छोड़ ही दीजिए, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पे पाकिस्तानी नज़र आते हैं और ठीक ठाक खुशहाल नज़र आते हैं। अब सवाल ये है कि ये खुशहाल पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं रहते? उसकी वजह वही है कि जब पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब पाकिस्तानियों को अपने सरमाए के ऊपर यकीन नहीं होगा, उन्हें अपनी ग्रोथ के ऊपर यकीन नहीं होगा, और जब उनका बच्चा स्कूल जाएगा या दफ्तर जाएगा तो उनका दिल अगर धड़कता रहेगा, तो फिर वो क्यों अपने बच्चों को यहाँ रखेंगे, क्यों सरमाया जो उस पाकिस्तान के अंदर रखेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा सवालिया निशान है जो इस ट्वीट ने उठाया। तो मेरा ख्याल है स्टेट को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होने लगी है। इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं, दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, और उसमें वो ज़मानत पे हैं, और अभी तक ये केसेस चले नहीं हैं। तो अब क्योंकि तोशा खाने के अंदर सज़ा हुई और उसे हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, वो ज़ाहिर बरी हो गए। अब साइफ़र केस जो है उसकी सज़ा किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, मुअत्तल हो सकती है, और वो सबको नज़र आ रहा है कि शायद इसी महीने के अंदर या मई के पहले हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफ़र केस में भी रिलीफ मिल जाएगा। तो वो केस भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस केस को चलाने में टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, और उन टेक्निकल फॉल्ट्स का इमरान खान साहब को हाई कोर्ट में फ़ायदा हो रहा है। तो उसके बाद सिर्फ एक केस बचेगा इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से वो जेल में होंगे, वो इद्दत में निकाह है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत जारी है। तो अगर इद्दत के निकाह में भी वो बरी हो जाते हैं और साइफ़र केस में बरी हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर इन्हें जेल में रखा नहीं जा सकेगा। लेकिन गवर्नमेंट का और रियासत का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे। तो अब ज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है, और बहुत जल्द इसके अंदर भी इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी, और हो सकता है कि ज़ाहिर इस केस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद चैलेंज कर दिया जाएगा, तो वहाँ से फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। तो इस खदशे के तहत अब 9 मई के केसेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, और ये बाकायदा एक खसूसी जज उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा, और वो भी आपको दिन रात उसके ऊपर कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। तो इमरान खान साहब के लिए एक नए केसेस का जो पैकेज है वो 9 मई से रिलेटेड है, जो अनकरीब शुरू हो रहा है, और उसका मकसद यही है कि ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब अनकरीब बाहर आ रहे हैं, उन अफवाहों को ख़त्म किया जा सके, गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके अंदर इजाफा किया जा सके, और ये साबित किया जा सके कि जनाब आप भूल जाएं इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आ रहे। तो नए केस जो हैं उनकी समाअत भी इमरान खान साहब के खिलाफ जेल के अंदर अब अनकरीब स्टार्ट होने वाली है। अदालत ने आज इमरान खान साहब ज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है उनका, वहाँ जज साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को रियासती इदारों और फौजी अफसरों के ख़िलाफ़ बात करने से मना कर दिया। उन्हें कहा जी आप कोई बात नहीं करेंगे, इवन आप इशारतन भी कोई बात नहीं करेंगे, और साथ ही वहाँ पे रिपोर्टर्स को डायरेक्शन दी गई है कि आप इसे आइंदा किसी भी जगह पे आप इसे कोट नहीं करेंगे, आप किसी जगह इसे पब्लिश नहीं करेंगे, ना आप पेपर देंगे, ना आप किसी अखबार को भिजवाएंगे, ना आप टेलीविज़न चैनल को भिजवाएंगे। और साथ जज साहब ने पैमरा को भी एक्टिव किया है कि जी पैमरा जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो हमने पिछले दिनों आपको एक वीलॉग में बताया भी था कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम जितनी बार लेना था ले लिया उन्होंने, और इसके साथ साथ उन्होंने ISI का जो अफसर हैं या DG हैं उनका नाम भी जितनी बार लेना था ले लिया। अब रियासत या गवर्नमेंट इन्हें ये मौका नहीं देगी कि आप हर बार सहाफ़ियों के साथ बात करें और ये कहें कि मैं क़यामत तक जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका पीछा करूंगा। तो वो बात अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो आपने करना था कर लिया है। तो अब वो एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो जज साहब को खुद फील हुआ कि इस तरह अगर इदारों के बारे में बात मेरी अदालत से होती रहेगी तो उससे इदारों को भी नुकसान होगा, मेरी अदालत की साख भी मजरू होगी, और साथ पाकिस्तान के अंदर इदारों के अंदर एक टकराव भी पैदा होगा और पाकिस्तान में पोलराइजेशन भी बढ़ेगी। तो जज साहब ने अब पाबंदी लगा दी है,
और साथ रिपोर्टर्स को भी कह दिया, और साथ मेरा ख्याल है आज रात तक टेलीविज़न चैनल्स को भी ये इतला हो जाएगी कि आप आइंदा इस किस्म की कोई बात ना टिकर चलाएंगे, ना आप किसी खबरनामे में नशर करेंगे, और ना ही आप किसी वेबसाइट पे इसे पब्लिश करेंगे। तो इमरान खान साहब अब जनरल आसिम मरीर साहब का नाम लें या जनरल अंजम साहब का नाम लें या वह जनरल फैसल साहब का नाम लें, अब वो किसी जगह पे छप नहीं सकेगा, ना छप सकेगा, ना किसी जगह बयान हो सकेगा। तो इमरान खान साहब ने जितनी गलतियाँ करनी थी हो गई हैं। तो अब एक नई जो शुरुआत हैं उसकी तरफ अब इमरान खान साहब को बढ़ना पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा आज पुलिस की पासिंग आउट परेड में पहुंची और उन्होंने लेडी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और बाकायदा उनके हाथ में डंडा भी था, कैप भी उन्होंने पहनी हुई थी। और वहाँ पे जो नई कांस्टेबल हैं, जो नई लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनकी तादाद 650 है, जो इस बैच में पास आउट हुई हैं, वो बड़ी फैसिनेट हुई उनको देख के। और लड़कियों ने, बच्चियों ने, नई पुलिस एहलकारों ने उनके साथ तस्वीरें बनाई, वो ज़ाहिर बच्चियों के अंदर घुल मिल गई, और तो एक फ़ोटो सेशन बड़ा ज़बरदस्त हुआ। लेकिन ये जो ड्रामा था, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत थी। आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आपको इस ओहदे का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये 12 करोड़ लोगों का सूबा है और पूरे यूरोप में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी आबादी 12 करोड़ के बराबर हो। यानी आप एक ऐसे सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं जिसकी आबादी यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पे डिसेंसी जो है उसको कायम रखना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस किस्म के ड्रामे शुरू कर दें। अगर ये ड्रामा शुरू हो गया तो कल को तो आप ईदी की यूनिफॉर्म पहन के एम्बुलेंस चलाना शुरू कर देंगी, या सैनिटरी वर्कर्स ही यूनिफॉर्म पहन के आप झाड़ू हाथ में पकड़ लेंगी, या डॉक्टर्स का कोट पहन के आप किसी का ऑपरेशन शुरू कर देंगी, अस्पताल पहुंच जाएंगी। तो अब इन ड्रामों का वक्त ख़त्म हो गया, अब ये दुनिया आगे चली गई हुई है। और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इससे सिर्फ फ़ोटो सेशन तो हो सकता है, जो वहाँ पे ख़वातीन हैं वो आपके साथ वीडियो तो बना सकती हैं, वो आपके साथ सेल्फियाँ तो ले सकती हैं, लेकिन उससे आपका इमेज बर्बाद होगा। और आप ये ज़हन में रखें कि जो भावल नगर का वाक़या पेश आया था, उसके बाद पुलिस की साख तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और उस साख को प्रमोट करने के लिए आपको भावल नगर जैसे वाक़यात को रोकना पड़ेगा। या तो अगर आपने वाकई पुलिस के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ना था तो जाएं आप भावलपुर, और वहाँ उन पुलिस एहलकारों के साथ आप अपना कंधा जोड़ के खड़ी हो, वहाँ उनसे कहें कि आपके साथ जो ज़्यादती हुई उसका तदारक होगा। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पंजाब की हिस्ट्री में आखिरी वाक़या था जो इस नौइयत का हुआ, आइंदा इस टाइप का कोई वाक़या नहीं होगा। लेकिन आपने तो वहाँ पे उसकी मजम्मत तक करना मुनासिब नहीं समझा, आपने उस पर होंठ सी लिए। किसी जगह आपने ना बयान दिया, ना आपकी तरफ से कोई नोट्स जारी हुआ, ना आपकी तरफ से कोई तरदीदी बयान जारी, और बल्कि आप नहीं बल्कि पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर खामोश बैठी रही और आज तक खामोश है। लेकिन दूसरी तरफ आप पुलिस की पासिंग आउट परेड के अंदर यूनिफॉर्म पहन के आ जाती, तो इससे पुलिस का इमेज अच्छा नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि जहां पुलिस गलत है वहां उसकी मजम्मत करें, और जहां पुलिस हक पे है वहां उनके साथ खड़े हों, आप उनको साबित करें कि आप उनके लीडर हैं। लेकिन आप उस तरफ तो जाते नहीं हैं, और यहाँ आप यूनिफॉर्म पहन के फिर रहे हैं, जिससे ज़ाहिर है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर जगहसाई हो रही है, लोग हंस रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बल्कि आपने एक लूज़ बॉल दे दी जिसके ऊपर वो मसलसल सिक्सर्स लगा रहे हैं। तो आप देख लें डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उसके ऊपर क्या कहा है, मोनस इलाही साहब ने उसके ऊपर क्या कहा है, यास्मीन राशिद साहबा ने उसके ऊपर क्या कहा है, और जो बाकी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कितना ज़्यादा आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहबा को इस ड्रामे की ज़रूरत थी और उन्हें इस तरह ये करना चाहिए था। आइंदा मेरा ख्याल है उन्हें एहतियात करनी चाहिए और एक डिसेंसी उन्हें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर रखनी चाहिए। इस तरह अगर वो चलना शुरू कर देंगे, या जो लोग इनको ये मशवरा दे रहे हैं अगर उनके मशवरों पर इन्होंने अमल करना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का होगा उसकी कोई इज़्ज़त बचेगी। उससे पहले उस्मान बुज़दार साहब वैसे इस ओहदे की सारी इज़्ज़त बर्बाद कर चुके हैं, अब ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मरियम नवाज साहिबा को उस्मान बुज़दार साहब के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, उन्हें एक डिसेंसी को अपने तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर रखना चाहिए। इकबाल खान अफरीदी साहब, आपको पता होगा कि जब प्रेसिडेंट ने खिताब किया था जॉइंट सेशन में, तो बाजा लेके आ गए थे, और फिर जमशेद दस्ती और इकबाल अफरीदी दोनों के ऊपर पाबंदी लग गई थी कि वो उनकी रुकनीत बल्कि मुअत्तल कर दी गई थी, और उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी कि वो कौमी असम्बली की इमारत में दाखिल नहीं हो सकते। फिर गौहर खान और उमर अयूब साहब ने स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप ये आर्डर वापस ले लें, तो उन्होंने ये आर्डर वापस ले लिया। लेकिन ये तहरीरी आर्डर अभी तक नहीं निकला था कि पुराना आर्डर वापस हो चुका है,
और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको ये नहीं बताया गया था कि जनाब अब इकबाल अफरीदी साहब और जमशेद दस्ती साहब कौमी असम्बली की इमारत में आ सकते हैं। तो कल इकबाल अफरीदी साहब पार्लियामेंट की बिल्डिंग में गए और वहाँ पे गार्ड ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आपकी रुकनीत मुअत्तल है। तो इस पे उन्होंने ठीक ठाक किस्म की बदतमीज़ी की उस गार्ड के साथ, और बल्कि उन्होंने कहा कि तुम रियासत के स्टेट के मुलाजम हो और हम स्टेट के मालिक हैं, और तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम ये मुझे रोको, और तुम रोकने वाले कौन होते हो, और तुम सब बगैरत हो चुके हो। जो कौम का हीरो है, जो असल लीडर है, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है और यहाँ पे जैली लोग बैठे हुए हैं कौमी असम्बली वगैरह वगैरह। इंतहाई नामनासिब अल्फाज थे उनके। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख लें। वीडियो देखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। आप रोक रहे हैं, क्या अख्तियार है आपके पास? कौन हो आप? आप स्टेट के नौकर हो, किसी के नौकर नहीं हो। ये स्टेट मेरा है। उधर बेगुनाह जेल में पड़े चोर उधर अंदर बैठे हैं। ये हराम की कार है, आप स्टेट के नौकर हो। हम ड्यूटी कर रहे हैं। आप जरदारी और शहबाज के नौकर नहीं हो। चोर उधर बैठा है, जेल में पड़ा है, वो बेगुनाह जेल में पड़ा है। ऑर्डर वापस। मैं इमरान का सिपाही है, घुल जाऊंगा आप लोगों में। तो अब आप देखें कि इकबाल अफरीदी साहब जो हैं उन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, हल्के ने उनको वोट दे दिए, लेकिन वो अंदर से क्या निकले? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो करैक्टर है जो परवेल कर रहा है इनकी पूरी पार्टी के अंदर, कि किसी को नहीं मानते, लॉ और जस्टिस को तो ये तस्लीम ही नहीं करते। जो फैसला इनके हक में नहीं होता ये उस फैसले को तस्लीम नहीं करते। इनकी नज़र में सिर्फ लॉ वो है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हें सल्यूट करे, और जस्टिस भी वही है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हें फैसिलिटेट करे। जो जज इनकी बात नहीं मानता उसके खिलाफ भी इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर इनके दाखिले पर पाबंदी लगी है और वो गार्ड है बेचारा, उसको क्या पता जी, उसको आर्डर किसी ने दिया नहीं होगा, तो उसके साथ ये सलूक करते हैं। तो ये है वो पार्टी, और पार्टी का असल चेहरा जो इकबाल अफरीदी साहब ने दोबारा कौम को याद करवा दी है। तो जब आप स्टेट की यूनिफॉर्म का एहतराम नहीं करेंगे, स्टेट के करिंदों का एहतराम नहीं करेंगे, आपके अंदर आजी इंकसारी नहीं होगी, तो फिर आप इस मुल्क को कैसे चला सकेंगे? ये हैं लोग जो असली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो असली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असली लीडर हैं। और इनके होते हुए क्या पार्टी चल सकती है, क्या मुल्क चल सकता है? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूँ।